Hello everyone, welcome back to my YouTube channel वांगशियन एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हैं। अच्छे नहीं हो जाओ यार। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ हाजिर हूँ ईजन वर्स फीस्ट के कंपटीशन के रिगार्डिंग में एक वन शॉट एफएफ के साथ में, जिसका थीम है हिस्टोरिकल। एंड ये कंपटीशन ऑर्गेनाइज करने वाले कोई और नहीं, हमारी सबसे प्यारी सबसे क्यूट टी शामादी हैं, जिनके यूट्यूब चैनल का नाम है रेड थ्रेड इन वांगशन एंड बबल। आप लोग उन्हें तो बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। उनकी काफ़ी सारी स्टोरीज नरेटेड हैं उनके चैनल पर, जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करते हो और मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। और उनके द्वारा लाया गया ये कंपटीशन लोगों को जोड़ने के लिए है, मतलब यूट्यूब फैमिली के वांगशन फैंडम के लोगों को जोड़ने के लिए ये ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें मैं भी अपना पार्टिसिपेशन दे रही हूँ। एंड आई होप इस पार्टिसिपेशन में जो मैं एफएफ लेकर आई हूँ वो आपको पसंद आएगा। हो सकता है आप लोग थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो जाओ, क्योंकि ये मैं जो नॉर्मली स्टोरीज लेकर आती हूँ उनसे बिल्कुल हटकर है, या कहो उनमें से एक बिल्कुल भी नहीं है। तो हो सकता है थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो जाओ आप एंडिंग में। और मैं एंडिंग क्या रहेगा ये स्टोरी के स्टार्टिंग में इसलिए नहीं बता रही हूँ, क्योंकि अगर मैंने बता दिया तो आप लोग बीच में से भाग जाओगे और मैं चाहती हूँ कि आप पूरा स्टोरी सुनो और उसके बाद में मुझे बताओ कि आपको ये स्टोरी कैसा लगा। क्या आप इमोशंस के भवंडर में बहकर आगे बढ़े या फिर वहीं नौका के किनारे लगे रहे। तो जो भी होगा आप लोग मुझे ज़रूर बताना। और मैं अब आपका और समय ना लेते हुए आज के इस ईजन वर्स फीस्ट में आए हुए कंपटीशन रिलेटेड कंटेंट को स्टार्ट करती हूँ। ये कल्टीवेशन वर्ल्ड है, जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे सेक्ट हैं जहाँ पर बहुत प्राइडफुल लोग रहते हैं। उन्हीं में से काफ़ी सारे सेक्ट हैं जो लोग सायरन की कहानियाँ सुन करके हैरान और चकित हैं। इसके साथ में उन लोगों ने एक बार सायरन को ढूंढने की कोशिश भी की थी, जिसमें जो भी परिवार गया था उनमें से एक भी लौट कर नहीं आया। सायरन की अनोखी कहानियों में से एक ये है कि किस तरह वो अपना मधुर गाना गाती है और हर किसी को अपनी तरफ बुला लेती है, रिझा लेती है। अपने गाने से उन्हें अपने प्रेम के वश में फंसा लेती है और उसके बाद उन्हें कैसे बिना रहम दिखाए मार डालती है। इसकी कहानियाँ हर जगह मशहूर हैं। पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड जानता है कि अगर उन्हें कोई हरा सकता है तो वो एक लौता सायरन है। एक सायरन पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को बर्बाद कर सकता है। लेकिन वो लोग ये भी जानते हैं कि कभी भी सायरन अपने उस इलाके से जिसमें वो रहते हैं वहाँ से कभी बाहर नहीं आते। हालांकि अगर वो ज़मीन पर आ जाएं और अपनी शक्ति का प्रयोग करें तो वो अपने मछली जैसे टेल को पैरों में परिवर्तित कर सकते हैं, पर फिर भी वो नहीं आते हैं। उनका अपना कोई रीज़न होगा। सायरन सायरन आधा इंसान और आधा मछली, जिसमें उसका पैर पूरा मछली की तरह होता है और ऊपर का बॉडी पूरा इंसान की तरह। फ़र्क इतना है कि उसके थोड़े लंबे दांत भी होते हैं और उसकी आंखें एकदम लाल होती हैं। सभी सायरन की नहीं, लेकिन हाँ, काफ़ी सारी सायरन की आंखें एकदम लाल होती हैं। सायरन में अलग बात यह है कि जो भी उनके करीब जाने की कोशिश करता है वो उनके करीब पहुंच जाता है, वो भी सायरन की अपनी मर्जी से। क्योंकि अगर वो एक बार उनके इलाके में चला जाए, कोई भी इंसान, कोई भी कल्टीवेटर, तो सायरन गाना गाकर उसे अपने पास बुला लेते हैं और फिर उसे मार डालते हैं। सायरन को मरमेड की एक पुरानी प्रजाति कहा जाता है, पर क्या मरमेड भी इस दुनिया में मौजूद हैं, इस बात के बारे में किसी को नहीं पता है। पर सब लोग बस कहते हैं कि मरमेड सायरन से अलग होते हैं। सायरन जहाँ पर बहुत खतरनाक होते हैं, वहीं पर मरमेड काफ़ी प्यारे होते हैं और इंसानों में मिलनसार होते हैं। पर आज तक किसी ने भी किसी मरमेड को नहीं देखा है सिवाय एक सायरन के। जिसने भी देखा है वो इंसान इस दुनिया में नहीं रहा। हम एक बच्चे को देखते हैं जो एक कक्षा में बैठा हुआ है, जिसकी उम्र लगभग 7 साल होगी, और वो अपने मास्टर जी को ये सारी बातें कहते हुए सुन रहा है। उस बच्चे का ध्यान हर एक बात पर गौर कर रहा है। साथ ही उस बच्चे के जो चेहरे के भाव हैं उनमें कोई भी भावना दिखाई नहीं पड़ती। एक बच्चे में क्या दिखाई देता है? चंचलता। वो तो उस बच्चे में दूर दूर तक नहीं है। उसके सर पर वो बंधा हुआ एक सफ़ेद रंग का रिबन, जो ये दर्शाता है कि वो किसी की मौत का शोक मना रहा है। साथ ही उसके कपड़े जो ये दर्शा रहे हैं कि वो अभी बहुत दुख में है। साथ ही उसका वो चेहरा
जो ये बता रहा है कि वो काफ़ी गुस्से में भी है। लेकिन किस बात से? ये तो वहाँ पर मौजूद हर एक व्यक्ति जानता है कि इस बच्चे की हालत इतनी बुरी क्यों है। लेकिन वो बच्चा जो अपने गुरुजी की हर एक बात को बहुत गौर से सुन रहा था, उसका गुरुजी लालचरण है, जो कि उसका खुद का अपना अंकल है। पर हाँ, एक बात कह सकते हैं, इस बच्चे के करीब कोई नहीं बैठा है। पूरी कक्षा में इसके दाएं बाएं आगे पीछे हर एक तरफ एक एक सीट खाली की गई है जहाँ पर कोई नहीं बैठा है, क्योंकि ये नियम है कि कोई भी लानवांग जी को टच नहीं कर सकता है। लानवांग जी अपनी जगह पे अकेला रहेगा, अकेले घर में रहेगा, अपने कपड़े खुद से धोएगा, अपने लिए खाना खुद बनाएगा और अकेले रहेगा। लानवांग जी से किसी को बात करने का भी इजाज़त नहीं है। और ऐसा इसलिए है, इसका उनके पास एक बहुत बड़ा मकसद है। लानवांग जी जो बचपन से ही सारी चीज़ें सीखते हुआ आ रहा है और एक चीज़ उसे बहुत अच्छे से सिखाई जा रही है, वो ये कि सायरन बहुत बुरा प्राणी है जिसे लानवांग जी को मार डालना है। और उसे मारने के हर एक पैंतरे, हर एक जो साजिश रची जा सकती है, सब कुछ लानवांग जी को सिखाया जा रहा है। सिर्फ लान क्लान के लोग नहीं हैं जो लानवांग जी को ये सारी चीज़ें बता रहे हैं और सिखा रहे हैं, जिन क्लान के लोग भी हैं, क्योंकि जिन क्लान का उनका खुद का लीडर जो अब उनके बीच नहीं रहा, उनके बीच ना होने का कारण भी सायरन है। तो जो पुराने जिन सेक्ट लीडर थे, उनका बेटा जिन जिशवान जो उनकी गद्दी पर विराजमान है, वो भी अपने पूर्वजों के गुप्त किताबें लेकर आता है और बहुत सारी चीज़ें उसे देता है पढ़ने के लिए। इसके अलावा अपने खुद के बड़े बड़े विशेषज्ञों से, विद्वानों से लानवांग जी को मिलवाता है दूर से, और वो उसे सायरन के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बताते हैं कि सायरन को मारना इम्पॉसिबल है, कोई उसे मार ही नहीं सकता, ये असंभव है। जब तक कि सायरन के खुद के अपने मन में इतना दुख उत्पन्न ना हो जाए कि उसकी इच्छा जीने की ना रहे, तब तक सायरन को कोई नहीं मार सकता। सायरन एक ऐसा प्राणी है जो किसी के क्षेत्र में नहीं जाता, लेकिन अगर कोई उसके क्षेत्र में आए तो वो उसे जिंदा भी नहीं छोड़ता। सायरन बहुत खतरनाक है। अगर वो एक बार अपने क्षेत्र से बाहर आ जाए तो वो जिस क्षेत्र में आया है उसे अपना समझने लगता है और वहाँ पर रहने वाले हर एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार देता है। सायरन को मारने का सिर्फ एक लौता तरीका है, वो ये कि किसी न किसी को अपनी जान की बलि देनी ही होगी उस सायरन को मारने के लिए। उसके लिए उसे अपनी जान पे खेलकर उस सायरन से प्यार करना होगा। उसे उसे ये दिखाना होगा कि सायरन सिर्फ उसका है और वो इंसान सिर्फ सायरन का। इसके लिए लानवांग जी को चुना गया है। उन्हें गुप्त सूत्रों से पता चला है कि सायरन जो आकर्षित होता है लड़कों के प्रति, और वो सायरन कोई अलग ही सायरन होगी जो लानवांग जी से प्रभावित ना हो जाए, क्योंकि लानवांग जी को इसी चीज़ के लिए तो तैयार किया जा रहा है। उसके शरीर को इतना लचीला और इतना इतना सफ़ेद बनाया गया है कि कोई उसे देखकर कह ही नहीं सकता कि वो एक कल्टीवेटर या कहो एक साधारण इंसान है। ऐसा कोई नहीं कह सकता, क्योंकि वो देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर है। ऊपर से उसके खुद के 5 साल के होने के बाद से उसे किसी ने हाथ नहीं लगाया है। उसे तैयार करने के लिए भी किसी ने उसे टच नहीं किया। वो एकदम अनटच्ड इंसान है, जिसे किसी ने अब तक हाथ लगाना तो दूर की बात है, उसके कपड़ों को तक नहीं छुआ है। तो वांग जी एकदम प्योर इंसान है जिसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा साफ है। लान वांग जी जो बचपन अपना यूं ही गुजारता है, वो 7 साल से कब उस कक्षा में बैठे बैठे 8 साल का होता है, 8 साल से कब वो 9 साल का हो जाता है, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 13, और ऐसे ही करते करते कब वो पूरे 19 साल का हो जाता है, उसे खुद भी यकीन नहीं होता। लेकिन हाँ, हर एक दिन, हर एक क्षण उसके लिए बहुत लंबा था। वो हर पल यही उम्मीद कर रहा था कि आज आज उसे अपना बदला लेने को मिलेगा, आज वो उस सायरन को मारने के लिए जाएगा। लान वांग जी अपने मन में हमेशा यही सोचता है कि उसे एक मौका कब मिलेगा उस सायरन को मार डालने का। फाइनली उसे शायद वो मौका मिल गया था, क्योंकि उसके पास उसके अंकल लान चेरन आए थे, जिन्होंने उससे कहा, वांग जी, हम तुम पर पूरा भरोसा करते हैं और उम्मीद लगा के बैठे हैं कि तुम उस सायरन को मार डालोगे और इतने सेक्ट के लोगों का बदला लोगे। उस सायरन ने इतने सारे लोगों को एक बार में ख़त्म कर दिया।
एक बार में सबको मौत के घाट उतार दिया। हमें हमें उनकी लाशें भी नहीं मिली। और तुम्हें याद रखना होगा, उस सायरा ने तुम्हारे माता पिता और तुम्हारे बड़े भाई लान सिचन सबको मार दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ तुम इस बात का ख्याल रखोगे। लान वांगजी जो वो करता है, ये शो करते हुए कि वो इस चीज़ को बिल्कुल नहीं भूलेगा और वो उन लोगों की मौत का बदला ज़रूर लेगा। लान चिरन जो वांगजी की तरफ देखते हुए बोलता है, कल तुम्हें वहाँ जाना है और जाकर के उस सायरन को पूरे 15 दिनों में ख़त्म करना है। याद है ना हमारी क्या योजना है? और याद रखना, अपने मस्तिष्क में एक भी विचार, नकारात्मक ऊर्जा का मत आने देना। अगर ऐसा हुआ तो तुम अपनी योजना में कामयाब होने से पहले ही मौत के घाट उतार दिए जाओगे। समझ आया तुम्हें? वांगजी तुरंत अपना सर हाँ में हिला देता है। वो सब कुछ समझता है। उसे इसी दिन के लिए तो इतने सालों से तैयार किया गया था। वो इतने सालों की मेहनत यूं ही बर्बाद नहीं होने देगा, वो भी एक चीज़ से। लान वांगजी को अपने शरीर पर इस तरह का नियंत्रण है कि जैसा कोई सोच भी नहीं सकता। लान वांगजी अपने सुनने की क्षमता को काबू में कर सकता है। वो चाहे तो कोई चीज़ सुनना अवॉइड कर सकता है, साथ ही अगर वो चाहे तो कोई चीज़ सुन भी सकता है। लान वांगजी को अपने सूंघने की क्षमता पर पूरा पूरा नियंत्रण है, तो वो चाहे जब चाहे तब अपनी सांसें रोककर अपनी सूंघने की क्षमता को बंद कर सकता है और जब चाहे तब उन्हें चालू कर कर अब उन आसपास के माहौल की गंध ले सकता है। लान वांगजी का अपनी आंखों पर भी बहुत अच्छा नियंत्रण है। अगर वो किसी बहुत सुंदर चीज़ को भी देख ले तब भी वो उस चीज़ पर मोहित नहीं हो सकता। उसका अपने मस्तिष्क पर भी पूरा पूरा कंट्रोल है। उसके सोचने की, समझने की हर एक क्षमता बहुत ज़्यादा आगे है। उसे बचपन से यही चीज़ें सिखाई गई हैं। उसका शरीर बेशक दिखने में काफ़ी कमज़ोर है, पर वो फौलाद की तरह मजबूत भी है। अंदर से वो कितना ज़्यादा मजबूत है ये कोई नहीं जानता, लेकिन हाँ, सब लोग उसकी जो दिख रही एकदम सफ़ेद और मुलायम शरीर पर मर मिटते हैं। पर हर कोई जानता है कि लान वांगजी के करीब भी जाना मना है। अगर कोई भी उसके करीब जाने की कोशिश भी करेगा तो वो तुरंत जेल में डाल दिए जाएंगे। वो भी एक सेक्ट की तरफ से नहीं, हर एक सेक्ट की तरफ से उसे जेल में डालने की ही सज़ा मिलेगी। इसलिए कोई भी लान वांगजी के करीब जाने की कोशिश भी नहीं करता है। लान वांगजी जब अब अपने क्वार्टर में जाता है, उसका क्वार्टर जिंगशी, वहाँ जाकर लान वांगजी अपने आसपास दिखने लगता है। लान वांगजी के दिल में कोई भी भावना नहीं है, कोई भी नहीं, ना तो खुशी की ना दुख की, किसी तरह की कोई भावना नहीं है सिवाय एक भावना के, वो है घृणा की भावना, जो कि उस सायरन के प्रति उसके मन में, मस्तिष्क में बचपन से भरी गई है, जो उसको सही से ना तो खाने देती है ना जीने देती है। उसकी ज़िंदगी का सिर्फ एक लौता मकसद है, वो है कि बदला लेना अपने माता पिता के लिए और कल्टीवेशन वर्ल्ड के लिए, उस सायरन से जिसने उसके माता पिता को उसके बचपन में ही छीन लिया, उसके बड़े भाई को जो वांगजी से बहुत प्यार करता था, उसे उस भाई को दूर कर दिया। तो वांगजी उस इंसान को या कहो उस जीव को छोड़कर ही वो प्राणी वांगजी के चंगुल से बच नहीं पाएगा। ये सोचते हुए वांगजी जो जिंगशी के बेड पर जाकर लेट जाता है, अपनी आंखें बंद करते हुए वो पुरानी बातों को सोच रहा था। समय कितने जल्दी गुजर गया। कब वो एक छोटा सा नन्हा सा मासूम सा बच्चा हुआ करता था, कब वो खिलखिलाकर हंसा करता था और बहुत तोतली जुबान में अपनी माँ से बातें किया करता था, अपने बाबा की गोद में घुमा करता था, अपने भाई के हाथ को पकड़ के हर तरफ उछलता कूदता रहता था। कितने अच्छे दिन थे ना वो। वांगजी ये याद करता है, लेकिन उसकी आंखों में एक भी आंसू का कतरा नहीं आता। फिर भी उसके दिमाग में वो सारे पल जैसे एकदम से आ रहे थे। जैसे कि होता है जब कोई मरता है तब उसके दिमाग में ये सारी चीज़ें चलती हैं, एक तरीके से उसी तरीके से ये सब कुछ वांगजी के दिमाग में चल रहा था। जैसे कि वांगजी ने सोच लिया था कि वो उस सायरन को मारते हुए खुद ज़रूर मर जाएगा, क्योंकि इतना खतरनाक प्राणी कैसे वांगजी को जिंदा छोड़ सकता है। यही सोचते हुए वांगजी अपने उस पास्ट में, जो उसका बहुत खूबसूरत सा भी पास्ट रहा है और बहुत डरावना और खौफनाक भी, उसे याद करने लगता है। जहाँ पर उसे याद आता है कैसे वो जब छोटा था, लगभग 5 साल का, उसके माता पिता ने एक बार उससे कहा था, उसकी माँ उससे कहती है, अजान मेरी बात सुनो बेटा, हम लोग कहीं घूमने जा रहे हैं, तुम्हारा गगा, मैं और तुम्हारा बाबा, हम तुम्हें लेकर नहीं जा सकते बेटा, क्योंकि वो बहुत खतरनाक जगह है।
पर बाबा ने कहा है कि वो हमारी रक्षा कर लेंगे, और वैसे भी बहुत सारे लोग जाने वाले हैं। अजन कहता है, पर मम्मा मुझे भी जाना है, मैं भी जाऊँगा। आप ऐसा नहीं कर सकते, अजन को भी तो लेके जाओ ना, कक्का भी तो जाता है ना। वांग जी की माँ उससे कहती है, हम तुम्हें अगली बार लेकर जाएंगे, इस बार हम नहीं जा सकते। हर एक कबीले से बस कुछ ही लोगों को जाने के लिए आज्ञा मिली है। हमारे यहाँ से 3 लोग जा सकते हैं, तो तुम्हारा बाबा, मैं और तुम्हारा काका जाएंगे। तुम अपने शूशू के साथ रहना और उन्हें परेशान मत करना। वांग जी अपनी माँ को आखिरी बार गले लगाता है, क्योंकि इसके बाद उसने अपनी माँ को मेन गेट से बाहर जाते हुए देखा। वो उन्हें जाते हुए देख रहा था, अपनी भीगी भीगी आंखों से रोते हुए, और उसकी माँ उसे जैसे इशारों इशारों में समझा रही थी कि अपना ख्याल रखना और वो ज़्यादा परेशान न करे अपने शूशू को। उसकी माँ उसकी आंखों से ओझल हो गई। इसके बाद उसे कोई खबर नहीं मिली। बस उसे खबर आई तो ये कि अब उसके माता पिता और उसका भाई उसे कभी दोबारा दिखाई नहीं देंगे। उनका पार्थिव शरीर भी उसे नसीब नहीं होगा देखने के लिए, क्योंकि वो उन्हें मिला ही नहीं है। बस ये खबर आई है कि सारे लोग जो कि उस सायरन वाले इलाके में गए थे किसी काम से, या कहो जो भी उनका मकसद था उससे, वहाँ से लौट कर नहीं आए हैं। सायरन ने उन सबको मौत के घाट उतार दिया है। वांग जी जब तो यही समझ पाया था कि ये सायरन क्या है, लेकिन धीरे धीरे उसके गुरुओं ने, उसके एल्डर्स ने उसे समझाया और बताया कि सायरन कौन सा जीव है, क्या करता है। और उस सायरन ने वांग जी के पूरे हंसते खेलते परिवार को बिखेर दिया है। तब जाकर उसे पता चला था कि इस एक जीव ने, इस एक प्राणी ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। इसके बाद उसने अपने मन में ठान लिया था कि वो इसे छोड़ेगा नहीं। और जब चुनाव हो रहा था कि कौन जा कर के उस सायरन को मारेगा, तब वांग जी ने, नन्हे से वांग जी ने अपना हाथ खड़ा किया था और उसे चुन लिया गया था। क्योंकि वांग जी के अंदर जो भावना दिख रही थी लोगों को, उसे समझ आ रहा था कि इसके अंदर बदले की गहरी भावना है जो मिटाए नहीं मिटेगी। और कोई बच्चा खुद से आगे आ नहीं रहा था सिवाय वांग जी के। तो वांग जी को बचपन से ही तैयार किया जा रहा था। इसके अलावा लांचरन के मन में भी एक बहुत गहरी घृणा की भावना थी उस सायरन के लिए, क्योंकि उसने तो लांचरन के पूरे परिवार को ही मिटा दिया था, जिससे वो इतना प्यार करते थे, उन्हें मिटा दिया था। तो कैसे वो ऐसे ही सब कुछ होते हुए देख सकता था। और इसीलिए उसने अपने भाई से और अपनी साजियों से वादा किया अपने मन में कि वो उनकी मौत का बदला ज़रूर लेगा, वो भी उनके खुद के बेटों के हाथों दिलवाएगा, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। हम देखते हैं सुबह का सीन, जहाँ पर लान वांग जी पूरी तरीके से तैयार है। उसके पास एक बहुत बड़ा झोला भी है जिसमें काफ़ी सारा सामान रखा हुआ है, और वांग जी के आसपास गोल घेरा बना करके काफ़ी सारे लान सेक के लोग या डिसिपल्स खड़े हुए हैं, जो कि ये अश्योर कर रहे हैं कि कोई भी जल्दबाजी में तुरंत आकर वांग जी को हाथ न लगाते, क्योंकि वांग जी को हाथ लगाना वर्जित है। देखते हैं कि यहाँ पर काफ़ी सारे सेक्ट के लोग आए हुए हैं। सिर्फ लान सेक्ट नहीं है, जिन सेक्ट, जियान सेक्ट, मो सेक्ट, नी सेक्ट और वैन सेक्ट, इसके अलावा भी छोटे छोटे कबीलों के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। सारे कबीलों के लोग वहाँ पर मौजूद थे, जो कि वांग जी को आखिरी बार अलविदा कहने के लिए आए थे। सब लोगों ने जैसे मान ही लिया था कि वांग जी उस सायरन को मारते हुए सच में मर ही जाएगा, क्योंकि उस सायरन ने इतने सारे लोगों को मार दिया, तो फिर लान वांग जी क्या चीज़ है। हर किसी को विश्वास ही नहीं था कि क्या लान वांग जी इतने खतरनाक प्राणी को मार पाएगा। जब उस सायरन जैसे प्राणी को इतने सारे लोग मिलकर नहीं मार पाए, अलग अलग सेक्ट लीडर वहाँ गए हुए थे, वो लोग नहीं मार पाए, तो क्या लान वांग जी जैसा 19 साल का बच्चा क्या उसे मार पाएगा। खैर, ये सवाल सबके मन में तो था, पर जुबान पर नहीं, क्योंकि वो बोलना प्रेफर नहीं कर सकते थे। वो इतनी बड़ा गुनाह कर ही नहीं सकते। तो सब लोग वहाँ रास्ते से हटने लगते हैं। लान वांग जी के लिए रास्ता बनता है और लान डिसिपल्स अपने हाथ पकड़ के उसके लिए जगह बनाने लगते हैं दोनों तरफ से, ताकि लान वांग जी सीधे रास्ते से निकल जाए। लान वांग जी ऐसा ही करता है। मेन गेट से बाहर निकलकर वो आगे की तरफ जाने लगता है। अभी भी लान वांग जी के दिमाग में वही एक फ़ोटो, या कहो वही एक दृश्य बार बार आ रहा था, जब उसकी माँ आखिरी बार उसे अपना ख्याल रखने के लिए कहकर जा रही थी। अब तो वो यादें भी एकदम धुंधली हो चुकी हैं, पर उसे फिर भी वो एहसास याद है।
वो एक आखिरी एहसास था जो वांग जी ने महसूस किया था। इसके बाद से तो उसे कोई एहसास हुआ ही नहीं है। आज तक किसी और भावना का उसने अपने अंदर परिवर्तन देखा ही नहीं, कोई महसूस ही नहीं किया। लान वांग जी उस एक जंगल में पहुंच चुका था जहां से उसे अकेले ही अंदर जाना है। उसके पीछे बहुत बड़ा काफिला खड़ा हुआ है। बहुत सारे सेक्ट के लोग खड़े हुए हैं, सेक्ट लीडर खड़े हुए हैं। लान छिरन भी वहीं पर है। पूरे 15 दिन बाद ये लोग अंदर जाएंगे, ये देखने के लिए कि लान वांग जी ने उसे मार दिया है या नहीं। नहीं मारा होगा तो ये लोग मिलकर कोशिश करेंगे उस सायरन को मारने की, और मार दिया होगा तो वो कोशिश करेंगे कि लान वांग जी को वापस बचा कर ला सके, और नहीं ला पाए तो लान वांग जी के बाहर तक शरीर को लाने की पूरी कोशिश करेंगे, जिसका वो बहुत अच्छे तरीके से सम्मान सहित विसर्जन कर देंगे, उसका फ्यूनरल करेंगे। मतलब यह है, लान वांग जी एक बार पीछे मुड़कर देखता है और अपनी आंखों से श्योर करता है कि वो अपने मकसद में कामयाब होकर ही लौटेगा। इसके बाद वो बस अंदर की तरफ जाने लगता है। वांग जी चलता जा रहा था और बस चलता ही जा रहा था। जंगल तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वांग जी काफी अंदर तक पहुंच गया था। वो यहाँ सुबह के समय आया था और अब शाम होने वाली है। लगभग अंधेरा होने वाला है, और जंगल के बीच तो अंधेरा बहुत जल्दी होता है ना, तो यही हो रहा था। वांग जी काफी अंदर तक आ चुका था। तब अब उसके पैर भी जवाब दे रहे थे, लेकिन क्या करे, उसके अंदर बहुत हिम्मत है और वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। तो वांग जी फिर भी अपने आप को फोर्स करते हुए चलता ही जा रहा था। अब जाके उसे हल्की हल्की सी कुछ आवाज़ आ रही थी। वांग जी ने तुरंत अपने सुनने की क्षमता को बंद कर लिया, क्योंकि उसे पता है कि ये कुछ और भी हो सकता है। लेकिन कोई जानवर हुआ तो, पर वांग जी को डर नहीं है, वो जानवर से लड़ लेगा। लेकिन अगर ये वो हुआ जिसके बारे में वो सोच रहा है, तो वांग जी उससे उसका ये गाना सुनने के बाद में बच नहीं पाएगा। वांग जी आगे चलते हुए जा रहा था, ये सोचते हुए कि अब तो उसके सुनने की क्षमता एकदम बंद है, तो पक्का वो उस सायरन के मोहपाश में नहीं बंधेगा। हालांकि उसके सुनने की क्षमता को उसने बहुत अच्छे से काबू में किया था, फिर भी वो हल्के हल्के गाने की जो आवाज़ है ना, उसके कानों में फिर भी पड़ रही थी, जिससे ही उसका दिमाग घूमने लगा था। लेकिन फिर भी वांग जी जो इतने सालों से मेहनत करते हुए आया है, वो इतने आसानी से टूटने नहीं देगा। इसी के चलते उसने अपने कानों को अपने हाथों से बंद कर लिया, ताकि जो हल्की सी आवाज़ भी आ रही है ना, वो भी बंद हो जाए। वांग जी जो आगे चलता जा रहा था, धीरे धीरे उसने अपने हाथ हटाकर देखे तो वो आवाज़ अभी भी आ रही थी, पर वो धीमी धीमी आवाज़ आ रही थी, जैसे कि कोई बहुत धीमी आवाज़ में कुछ गा रहा है और बार बार हमिंग कर रहा है, ऐसा कुछ साउंड था। वांग जी धीरे धीरे करके जा रहा था। अब वो उस जगह पर आ गया था जहाँ पर पानी ही पानी था। जब वांग जी उस जगह पर चल रहा था तो पानी की आवाज़ हो रही थी, और सामने उसे थोड़ी दूर पर एक चट्टान पर बैठा हुआ एक प्राणी दिखाई दे रहा था, जिसकी पीठ पर एक भी कपड़े का अंश नहीं था, और जिसके कमर के नीचे का भाग पूरी मछली जैसा था, और उस मछली की जो पूंछ थी वो पानी में जैसे तैर रही थी। वांग जी उस मछली के पास जा रहा था, क्योंकि उसे जो करना है उसके लिए उस मछली के पास जाना बहुत जरूरी है। वांग जी जैसे जैसे उसके पास जा रहा था, वो हमिंग का साउंड और भी ज्यादा मीठा होता जा रहा था। वो गाना और भी ज्यादा अच्छे तरीके से गाया जा रहा था। साथ ही वांग जी को एक दो बोल समझ में भी आ रहे थे, जिसमें कभी कभी ऐसा था जैसे कि वो जो सायरन है ना, वो वांग जी को अच्छे से जानता है, क्योंकि वो शब्द ये बता रहे थे कि उसके अतीत का कुछ राज यहाँ छुपा हुआ है जो उसे मिल जाएगा। ऐसे कुछ बोल थे उस गाने में जो उसे थोड़ा थोड़ा समझ आ रहे थे, पर फिर भी उसने अपनी सुनने की क्षमता को एकदम बंद कर रखा था। तो कुछ ही शब्द उसके कानों में जा रहे थे, उसे ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन हाँ, वो शब्द भी उसे बहुत ज़्यादा अपनी तरफ आकर्षित कर रहे थे। लेकिन वांग जी सेल्फ कंट्रोल करते हुए उस मछली की तरफ जाता है। उस मछली के पास जाकर उसके बिल्कुल पीछे वो खड़ा हो गया था। वो मछली अब एकदम रुक गया। उसने अब गाना बंद कर दिया, क्योंकि वांग जी को अब वो हल्के हल्के से शब्द भी सुनाई नहीं दे रहे थे। वो मछली हल्के से आहिस्ता से पीछे मुड़ता है। अब बारी थी वांग जी की आंखों की, क्योंकि उसे अपनी आंखों पर नियंत्रण करना था। वो जो सायरन था वो इतना ज़्यादा खूबसूरत था देखने में कि किसी को भी अपनी तरफ एक बार अगर कोई उसकी तरफ देख ले तो बस उसमें खो जाए। जैसे कि उसने बचपन से सुना था कि सायरन की आंखें एकदम गहरी लाल हैं, तो ऐसा नहीं था।
इस सायरन की आंखें एकदम गहरी नीली थी, बिल्कुल पानी की तरह, और उनमें कुछ भी नहीं था, एक भी भावना नहीं थी। लेकिन हाँ, उसमें क्यूरियोसिटी जरूर दिखाई दे रही थी, जैसे कि वो बहुत ज्यादा ऐसा हो कि जानना चाहता हो कि ये प्राणी कौन है जो उसके सामने खड़ा है। तो वो सायरन उस चट्टान से नीचे उतर गया पानी में, और वो उतरकर वांग जी के पास आके उसे देखने लगा। वांग जी के वो चारों तरफ घूम रहा था। शायद उस सायरन को लग रहा था कि ये जो इंसान है ये उसकी आवाज में मग्न होकर के यहाँ आया है और अब अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलेगा और सायरन इसे मार डालेगा। सायरन उसके चारों तरफ चक्कर काटने लगता है और उसे देखने लगता है अपनी आंखों से, और देखते देखते उसकी आंखों एकदम करीब हो जाता है। जब वो सायरन उस इंसान को, मतलब वांग जी के सर पे टच करने वाला था, उसके फोरहेड रिबन को, तभी वांग जी उसके हाथ को पकड़ लेता है। और जैसे ही वांग जी ऐसा करता है, वो सायरन एक बार वांग जी के हाथ को देखता है जिसने उसे पकड़ा था, और फिर वो तुरंत ही इतनी जोर से चिल्लाता है कि वांग जी अपने कान पर हाथ रख लेता है। वांग जी को वो चीख बहुत जोर से सुनाई दी थी। वो तो हैरान था कि ऐसा क्या कर दिया उसने। वो सायरन बहुत डर गया और तुरंत ही वहां से एकदम तैर कर अंदर की तरफ भाग गया, एक चट्टान जिसके पीछे जाकर वो एकदम छुप गया और बाहर नहीं आ रहा था। वांग जी जो वहीं पर बैठा रहा, मतलब जो पानी पर चट्टान थी उस पर चढ़ करके वो बैठ गया। अपनी पोटली को अपने पास उसी चट्टान पर रख दिया उसने, और वहां काफी देर तक वो बैठा रहा। कुछ टाइम बाद वांग जी को फिर से वो हमिंग का साउंड सुनाई देने लगा। उसे समझ आया कि शायद ये सायरन सोच रहा है कि वांग जी इसके मुंह पास से छूट गया था, तो इसे फिर से अपने गाने के जादू में कैद करना चाहता है, इसलिए शायद ये दोबारा गा रहा है। वो सायरन जैसे ही गाना चालू करता है, वांग जी अपने सुनने की क्षमता को फिर से बंद कर लेता है। फिर भी उसे कुछ कुछ शब्द सुनाई दे रहे थे। उन शब्दों में साफ साफ था कि वो वांग जी को अपने पास बुला रहे हैं। वो गाना काफी ज्यादा अच्छा था, जिससे वांग जी उसमें खोता जा रहा था, लेकिन वो अपने आप को काबू में लाता रहा, बार बार अपने आप को याद दिलाते हुए कि ये जो प्राणी उसके पास है ये कोई और है, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता, वो उसमें मुग्ध नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, उसने कुछ भी नकारात्मक अपने दिमाग में नहीं आने दिया। कुछ टाइम बाद वांग जी देखता है कि वो सायरन चट्टान से निकलकर वांग जी के पास आया है, और वो खुद उस चट्टान के पास आकर अपने टेल के बल पर एकदम खड़ा हो गया है और उसे बिल्कुल घूर कर देख रहा है। कभी कभी तो वो अपनी आंखें छोटी करता है और कभी कभी वो वांग जी के बालों में फूंक मार कर देखता है, तो कभी उसके बालों को छूता है। और जैसे ही फिर से वो सायरन वांग जी के फोरहेड रिबन को टच करने वाला था, वांग जी ने उसका हाथ फिर एक बार पकड़ लिया। इस बार वो सायरन बहुत ज्यादा झटके में आ गया था। वो सायरन जो वांग जी से छूटकर भागने की पूरी पूरी कोशिश करने लगा, पर वांग जी ने उसे बहुत ही टाइटली ग्रैब कर लिया। फिर उसके उस टेल को पकड़ लिया और उसे तरफ मोड़ लिया, झुका लिया, और अपने लिप्स को उसके लिप्स पर अचानक से ही रख दिया। वो सायरन इतना ज्यादा हैरान था कि वो अपनी जगह से हिलना भूल गया। दूसरे वांग जी जिसे अपने लिप्स पर बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, क्योंकि ये एक मिथ उसने सुना था कि अगर कोई भी इंसान सायरन को उस तरीके से टच करता है जिससे उसे नहीं करना चाहिए, जिससे अगर वो करता है तो उस इंसान की त्वचा जलने लगती है और खून भी निकलने लगता है। वही हुआ। वो जो दोनों के लिप्स का टच था वो कुछ सेकंड के लिए था, लगभग 5 सेकंड के लिए। जैसे ही वांग जी अलग हुआ, वो सायरन बस वांग जी को एकटक देखने लगा। उसकी आंखों में हैरानी थी और वो आंखें काफी ज्यादा मासूम थी। वांग जी को उन आंखों में देखते हुए इस प्राणी की मासूमियत का एहसास हो रहा था, पर वो इस प्राणी की मासूमियत पर नहीं मिट सकता, नहीं मर सकता, कर ही नहीं सकता वो ऐसा कुछ। वांग जी अपने आप को बार बार याद दिला रहा था, और वो सायरन जो एकटक बस वांग जी को देखे जा रहा था। वांग जी के लिप्स जिससे ब्लड निकलने लगा था काफी तेजी से। वांग जी ने अपने पोटली खोली और उसमें से एक सफेद कलर का कपड़ा निकाला और उससे अपने होंठों को कवर कर लिया, ताकि वो जो ब्लड है वो कहीं और ना फैले, कोई और खतरनाक प्राणी जहाँ आ ना जाए, क्योंकि खून की सुगंध से काफी सारे प्राणी मोहित हो जाते हैं और वहां आ जाएंगे, इसलिए वांग जी ने ऐसा किया। पर वो सायरन तो एकटक वांग जी को देखे जा रहा था, घूर घूर कर। उस सायरन ने आगे कुछ ऐसे बोल बोले जिन्हें सुनकर वांग जी सोच में पड़ गया, क्योंकि ये तो उसे किसी ने बताया ही नहीं था कि सायरन इंसानों से बात भी करता है। क्योंकि वो सायरन पूछ रहा था, तुम आए क्यों यहाँ, किस लिए, कौन हो, क्यों हो यहाँ, किस लिए? वो सायरन गाने के फॉर्म में उससे बातें कर रहा था। वांग जी
उस सायरन की तरफ देखता है और फिर कुछ नहीं कहता, कुछ मतलब कुछ भी नहीं। वो सायरन फिर खड़ा होता है और फिर से उसे देखने लगता है और उसे बार बार टच करने लगता है, उसके शोल्डर को और उसके चीक्स को पोक करने लगता है अपनी फिंगर से। उस सायरन के नाखून काफ़ी ज़्यादा बड़े थे जिन्हें वो खुद भी देख सकता है, और उस सायरन के नाखून भी उसकी त्वचा की तरह एकदम सफ़ेद थे, पर हाँ काफ़ी ज़्यादा सुंदर थे। उन नाखूनों में काफ़ी कुछ ऐसा था जो उन्हें सुंदर बना रहा था, और हैरानी की बात यह है कि वो बिल्कुल साफ थे, उनमें किसी भी तरीके का कचरा नहीं रखा था। वांग जी बस उस सायरन की सुंदरता को एक बार के लिए निहारने में व्यस्त हो गया, और वो सायरन बस वांग जी को देखे जा रहा था हैरान भरी आंखों से, क्योंकि ऐसा उसके साथ कभी नहीं हुआ कि कोई इंसान उसकी आवाज़ में मुक्त भी ना हो और उसे छू भी ले, वो भी इस तरीके से। उस सायरन के हाथ बार बार अपने होंठों पर जाए जा रहे थे। वो अचानक से काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस करने लगा था, जो वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था। अब हम यहाँ से देखते हैं डायरेक्ट रात का सीन, क्योंकि रात तो वैसे भी होने वाली थी। रात के 12 बजे के समथिंग, जहाँ पर चांद की रोशनी चारों तरफ बिखरी हुई थी। उस पानी में चारों तरफ उस चांद की रोशनी बिखरी हुई है। चट्टान पर जहाँ पर वांग जी अपनी पोटली को गले लगाकर सोया है, वहीं पर वो सायरन जो अपनी टेल से वांग जी को कवर करके वहीं लेटा हुआ है। सायरन सोता नहीं है, वो बस एक टक वांग जी को देखता रहता है अपनी नीली आंखों से। वो सायरन जो बस वांग जी को देखे जा रहा था और हल्के हल्के से खुशी के गीत गुनगुनाने लगता है। वो आज काफ़ी खुश नज़र आ रहा है। उसके मन में इतनी उमंग उमड़ आई है ना कि वो बता नहीं सकता, क्योंकि ऐसा तो कभी नहीं हुआ उसके साथ कि कभी कोई उसके गाने की जगह उस पर मुग्ध हुआ हो, और ये इंसान उस पर मुग्ध हो गया है, ना कि उसके गाने पर। इसलिए वो सायरन काफ़ी खुश था। आधी रात में उठ करके वो नाच रहा था, उस पानी में गोते लगा रहा था। पानी की कुछ बूंदें वांग जी के चेहरे पर आ गिरती हैं, जिससे वो जाग गया और अपनी आंखें खोलकर उस सायरन को देखने लगा जो कि नाच रहा है। उसके गुरुजी ने बताया था कि अगर सायरन खुशी से नाचने लगे, इसका मतलब ये है कि वो तुम्हारे प्यार में पड़ चुका है। वांग जी को काफ़ी खुशी हुई है जानकर कि सायरन के बारे में जो कुछ उसने सुना था, जाना था, वो सब कुछ काम आया, क्योंकि ये एक तरीके का मित्र था जो उसने सुना था, और सब लोग उससे कह रहे थे कि इसका इस्तेमाल वो चाहे तो कर सकता है उस सायरन को मारने के लिए। उस सायरन को मारने के लिए उसके दुख के आंसू आंखों में आना बहुत ज़रूरी है। वो आएंगे तभी वो सायरन अपने आप मर जाएगा। इसके अलावा उसे मारने का कोई दूसरा तरीका उन्हें नहीं पता। खंजर से, तीर से, किसी भी चीज़ से उसे मारा नहीं जा सकता, केवल उसके दुख के आंसू से उसे मारा जा सकता है। तो वांग जी से कहा गया था कि वो सायरन को अपने प्यार के जाल में फंसाएगा, और इसके लिए उसे उस सायरन को एक ऐसी जगह छूना होगा जहां उसे पहले, वांग जी से पहले किसी और ने ना छुआ हो, क्योंकि सायरन हमेशा अपने गानों के जरिए लोगों को बुलाता है। तो ये बात तो पक्की है कि उसके करीब आज तक कोई नहीं जा पाया होगा, और वांग जी को 15 दिनों में उस सायरन को अपने प्यार में गिराना है और फिर उसे मार डालना है। और जब वांग जी उसे मारेगा तो सायरन की आंखों में दुख के आंसू ज़रूर आएंगे, क्योंकि वो पहली बार अपनी ज़िंदगी में धोखा खाएगा। तो ये एक साजिश रची गई थी जिसमें वांग जी अपने आप को 100% सफल होते हुए महसूस कर रहा था। पर वांग जी को अभी भी वो नहीं मिला था जिसके लिए उसे यहाँ भेजा गया है। उसे एक लाल रंग का मोती चाहिए इस सायरन से, जो इस बात का सबूत होता है कि ये सायरन अब उस इंसान के पूरे तरीके से प्यार में जा चुका है। जब वो मोती वांग जी को मिल जाएगा तब वो मान लेगा कि ये सायरन पूरी तरीके से वांग जी से प्यार करने लगा है। तब तक वांग जी इसे मार भी नहीं सकता, ये उसे पहले ही बता दिया गया था। अगर पहले मारेगा तो ये सायरन मरेगा नहीं, क्योंकि ये उसके पूरे प्यार में पड़ा नहीं होगा। लान वांग जी के अंदर सब्र का बांध एकदम टूटता जा रहा था। हालांकि उसे यहाँ आए हुए कुछ घंटे हुए हैं, कल शाम को ही वो यहाँ आया था। पर हाँ, एक बात तो है ना कि उसने बचपन से इस दिन का इंतज़ार किया है जब वो अपने हाथों से अपने माता पिता और अपने बड़े भाई के कातिल को मार डालेगा। इस बात का उसके अंदर अब बिल्कुल सब्र नहीं बचा है। इसी को सोचते हुए वो बस देख रहा था उस सायरन को वहाँ उस नदी में नाचते हुए कि वो कितना खुश है। वांग जी अपने दिल में एक दर्द उठता सा महसूस करता है। उसे अच्छा नहीं लगता जब वो ये सोचता है कि वो इसे मारने के लिए आया है। उसे लगता है कि वो क्या सही कर रहा है, ये तो अपनी जान बचाने के लिए लोगों को मारता होगा, क्योंकि ये एक जानवर है। जब ये वांग जी से डर गया था
उसे छूते ही तो फिर ये बाकी लोगों से क्यों नहीं डरता होगा। पर अगर ऐसा है तो ये उन्हें दूर भी तो भेज सकता है। जब ये उन्हें अपनी आवाज़ से पास बुला सकता है तो उन्हें दूर भी कर सकता है, तो इसे उन्हें मारने की क्या ज़रूरत थी। यही सोचते हुए वांग जी जो बस चुप रह गया अपने दिमाग में कि वो ये फालतू चीज़ें ना सोचे और अपने ज़िंदगी के इकलौते मकसद पर ध्यान दे। फालतू उजुल फुजुल चीज़ों में उसे नहीं जाना है। ये सोचते हुए वांग जी जो अपनी आंखें फिर से एक बार बंद कर लेता है। अगली बार जब वांग जी अपनी आंखें खोलता है तो वो सायरन को उसे एकटक बहुत ही प्यार से देखते हुए पाता है। जब वांग जी उठता है तो वो देखता है कि सायरन के हाथ कल तक जो इंसानों के जैसे थे और जिनमें काफ़ी बड़े बड़े नाखून थे, अब वो बिल्कुल उसकी पूंछ की तरह टेल्स में बदल गए हैं। साथ ही उसके हाथ में काफ़ी सारे फल भी हैं उस टेल वाले हाथ में, जिससे वो वांग जी को दे रहा है और कह रहा है, खाओगे तो आएगी ऊर्जा और फिर कर पाओगे अपना काम। वो बहुत खुशी से गाते हुए वांग जी को फल दे रहा था। वांग जी उन फलों को लेता है। उसे यकीन तो नहीं था कि ये सायरन उसे मारेगा, पर हाँ फिर भी वो एक बार उनकी जांच कर लेता है चुपके से, ताकि उस सायरन को पता भी नहीं चले। और वो सायरन एकटक बस वांग जी को देख रहा था। वांग जी उन फलों को खाने लगता है और वह सायरन बस वांग जी को देखने लगता है। वांग जी को लगता है कि सायरन को भी शायद फल चाहिए, इसलिए वो एक सेब उठाता है और सायरन की तरफ बढ़ा देता है। ये देखकर उस सायरन की आंखों में आंसू आ जाते हैं, खुशी के आंसू। जब वो आंसू गिरने लगते हैं तो उसके वो आंसू जैसे ही चट्टान पर पड़ते हैं वैसे ही वो मोतियों में बदल जाते हैं। पर ये मोती नीले रंग के थे जो बहुत दिखने में खूबसूरत थे। वांग जी उन मोतियों को देख रहा था, पर वो सायरन उन कुछ मोतियों को अपने हाथ में पकड़ लेता है। वहाँ पर 2 मोती थे, उसके दोनों आँखों से एक एक आंसू खुशी का गिर गया था, जो कि नीले रंग के मोतियों में बदल गया। वो सायरन उन मोतियों को लेता है और वांग जी की तरफ बढ़ा देता है और कहता है, तोहफा है तुम्हारे लिए विंग की तरफ से। वांग जी उस सायरन को देखता है, अपने मन में कहता है शायद इस सायरन का नाम वी इंग है। ये सोचते हुए वो उस मोतियों को ले लेता है अपने हाथ में और अपने उसी झोले में रख देता है। साथ ही वो सायरन के दिए हुए फलों को खाने लगता है। वांग जी ने जो फल दिया था, सायरन उस फल को खाता नहीं है, बल्कि उसे अपने जो टेल्स वाले हाथ हैं उनमें ले करके बार बार घिसने लगता है। कुछ टाइम बाद वो फल एकदम नीला पड़ जाता है। ऐसा नहीं मतलब जैसे वो जहरीला हो गया हो, ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि वो पानी की तरह एकदम ट्रांसपेरेंट और नीला पड़ गया था। विंग उस फल को अब वांग जी को देता है और कहता है, इसे रखने से पास तुम्हारे आएगा कोई नहीं बुरा साया, रक्षा करेगा ये फल, हर पल देगा साथ तुम्हारा। वांग जी उस फल को फिर से लेकर अपनी झोली में रख लेता है। वांग जी को काफ़ी इंटरटेनिंग लग रहा था। वो जानता है कि उसे ये महसूस नहीं करना चाहिए, और वो भी अपने दुश्मन के साथ, पर उसे वो महसूस हो रहा था। बार बार वो गाना गाकर उस सायरन का बात करना वांग जी को सच में मोहित तो कर रहा था। और अच्छी बात ये थी कि अब वो सायरन फिर से वो रिझाने वाला गाना नहीं गा रहा था। वांग जी वहाँ पर बैठा रहा कुछ देर और। वो सायरन वांग जी का हाथ पकड़ता है अपने हाथ से, जो उसकी टेल है उससे। वांग जी उसके हाथ को थाम लेता है। वो सायरन पानी में तैरते हुए नीचे लेट जाता है और शायद इशारा कर रहा था कि वांग जी उसकी पीठ पर बैठ जाए, तो वांग जी वैसा ही करता है। वैसे तो उसे ये बहुत अजीब लग रहा था, पर फिर भी वो बैठ गया। वो सायरन वांग जी को लेकर तैरने लगा। वो नदी काफ़ी बड़ी थी, जिसमें वो सायरन तैरते हुए काफ़ी दूर तक वांग जी को घुमाने लगा। वांग जी ने अपना झोला भी अपने साथ ले लिया था। विंग जो उसे पूरे रास्ते काफ़ी ज़्यादा घुमाता घुमाता और काफ़ी ज़्यादा बातें करते हुए जा रहा था, गाना गाते हुए, जिसमें वो गाते गाते कह रहा था, कभी आया नहीं कोई पास मेरे, उस तरह आए जिस तरह तुम पास मेरे। और भी बहुत कुछ वो बोले जा रहा था। उसके गानों का सिर्फ एक मतलब था कि वो वांग जी को अपने साथ पाकर बहुत खुश है, और ये खुशी का एहसास उसे बहुत अच्छे से हो रहा था। पूरे रास्ते वो गाना गाता हुआ जा रहा था। काफ़ी लंबे सफ़र के बाद में जब दोपहर का समय हुआ, तब जाकर वो सायरन एक जगह पर जाकर रुक गया। वांग जी जब उस जगह पर देखता है तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो
मछलियाँ जिस घर में रहती होंगी शायद वो घर बना हुआ था, जहाँ पर वो देख पा रहा था दूर से ही कि वहाँ पर इस सायरन की तरह शायद काफ़ी सारी मछलियाँ हैं। वांग जी ऐसा देखकर हैरान हो गया था कि इतनी सारी सायरन, वो इन सबको कैसे मारेगा। वांग जी जब उनके करीब पहुँचता है तो वो देखता है कि ये मछलियाँ नहीं हैं, ये तो उसकी तरह इंसान है, बस इनमें से किसी ने अच्छे कपड़े नहीं पहने हैं। इन्होंने अपने बदन के करीब में पत्ते लपेटे हुए हैं, जैसा उसने अपने पूर्वजों के बारे में सुना था कि बहुत पुराने समय में जब लोगों ने कपड़े नहीं बनाए थे तब वो लोग इस तरह के पत्ते पहना करते थे। वही वांग जी देख रहा था। वो उनके पास जाकर देखता है तो देख पाता है कि इन सब की आंखें हरे रंग की हैं, जो कि बहुत अजब है और अजीब भी है। पर खैर, वो सायरन वहाँ वांग जी को उतार देता है। तो जैसे ही वो सायरन मतलब भी नीचे उतारता है, उनकी आधे पानी से भरी हुई ज़मीन पर, जहाँ पर वांग जी अपने पैर रखते ही उस पानी में एकदम डूब सा जाता है, क्योंकि उसके घुटनों तक पानी भरा हुआ था। और ये लोग काफ़ी अच्छे से पानी में चल रहे थे, घूम रहे थे और अच्छे से रह रहे थे। इनके घरों के अंदर भी पानी भरा हुआ है और इनके सर के ऊपर छत नहीं है, जैसे कि इन्हें धूप से और पानी से, हवा से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता हो। वांग जी को देखकर वहाँ पर जो लोग रह रहे थे, जो इंसानों की तरह दिख रहे थे वांग जी को, जिनकी आंखें दिखने में हरी थी, वो सब इतने से डर गए थे कि एक साथ झुंड बनाकर आ गए। वहाँ पर गिनती के 40 लोग होंगे, जो कि इतने ज़्यादा डर गए कि वो आपस में एक दूसरे को जकड़ करके चिपक कर एकदम एक साथ एक जगह पर हो गए। और उनकी आंखों में डर साफ साफ वांग जी देख पा रहा था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग उससे डर क्यों रहे हैं, बल्कि डरने की ज़रूरत तो उसे है इन लोगों से। जब ये सायरन के साथ रह रहे हैं तो ये बहुत खतरनाक लोग होंगे। वो सायरन वहाँ पर अपनी पूंछ हिलाते हुए हवा में एकदम उड़ सा जाता है और एक बार गोता लगाकर नीचे गिरता है और काफ़ी ज़्यादा खुश होकर बोलता है, ये है मेहमान मेरा, ख्याल रखना इसका, ये है प्यार मेरा, अब रहेगा साथ हमारे। वो गाते हुए हर एक शब्द बताता है। वहाँ पर खड़ा एक व्यक्ति जो दिखने में थोड़ा बूढ़ा दिख रहा था, वो आगे आता है, बोलता है, कैसे आया यहाँ ये इंसान, यहाँ डर लगता हमें, ले जाओ वापस इसे। वो सायरन थोड़ा उदास हो गया और उसने कहा, है मेहमान मेरा, कैसे जाऊँ लेकर इसे, बताओ ज़रा। उनके बीच में अब उनकी भाषा में कुछ बातें होने लगती हैं जिन्हें वांग जी नहीं समझ पाता। लेकिन कुछ देर बाद वो देखता है कि वो लोग वहाँ पर आराम से अब बैठ गए हैं और अपना अपना काम करने लगे हैं। लेकिन हाँ, उनकी आंखों में डर अभी भी है। वांग जी वहीं पर एक चट्टान के पास बैठ जाता है। उसे इन लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं है, उसे बस इस सायरन को मारना है जिसने उसके घर वालों को मार दिया। बस उसकी ज़िंदगी का इकलौता यही एक मकसद है। इसके अलावा उसे इन लोगों से कोई लेना देना नहीं है। ये लोग रहे यहाँ पर, वो इनका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। ये सोचते हुए वांग जी वहीं बैठ रहा। कुछ देर बाद विंग, जो खुद कुछ फल लेकर के वांग जी के पास आता है और कहता है, लगी होगी भूख तुम्हें, ले लो थोड़ा सा भोजन और कर लो भूख शांत अपनी। विंग ऐसा कहते हुए और एकदम घूम जाता है गनमन, जैसे कि वो बहुत खुश है। वांग जी उसे देखता है और कहता है, विंग उन फलों को वांग जी को देखकर फिर से नाचने लगता है और कहता है, जय दिया जवाब मुझे, खुश हूँ मैं बड़ा। वो बहुत खुश हो जाता है और वांग जी उसे बस देखने लगता है। ये कितना मासूम सा प्राणी है जो इतनी सी चीज़ से भी खुश हो गया। वांग जी वहाँ लगभग कुछ दिन रहता है और उस दौरान पे वो उन लोगों से मिलता भी है। जब वांग जी वहाँ रह रहा था, क्योंकि उसे 15 दिन में इस सायरन का वो लाल मोती प्राप्त करना है, इसे अपने प्यार में गिराकर, तो वांग जी उस सायरन का ख्याल भी रखने लगा। जिस तरीके से वो उसे फल ला कर देता था, वांग जी को अच्छा तो लग रहा था, क्योंकि कभी वांग जी को भी किसी ने आज तक छुआ नहीं था और ना ही किसी ने उसका इतने अच्छे तरीके से ख्याल रखा था। बल्कि उसे कभी कभी तो डांट दिया जाता था जब भी वो मुस्कुराने की कोशिश करता था। पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ उसे एक खुली छत मिल रही थी, लेकिन वांग जी को अपने दिल में दर्द महसूस हो रहा था। ये सोच कर कि उसे यहाँ अच्छा लग रहा है, यहाँ उसे अपनापन महसूस हो रहा है। वो कैसे यहाँ अच्छा महसूस कर सकता है, यहाँ कैसे उसे सब कुछ अच्छा लग सकता है, कैसे वो विंग को
एक अच्छा प्राणी मान सकता है, जबकि ये सब तो ये व्यक्ति जिससे वो आजकल इतना अच्छा महसूस करने लगा है, इसके आसपास रहने से वो खुश रहने लगा है, इसी की वजह से उसका पूरा परिवार मौत के घाट उतर गया था। वांग जी को हमेशा दो तरफा फील होने लगा। एक तरफ वो सोचता था कि उसका परिवार तो मर गया ना, क्या उसे अब इस मासूम से प्राणी को मारना चाहिए। दूसरी तरफ उसका दूसरा मन कहता था कि वांग जी पागल हो गया है। सच में सायरन ने अपना जादू वांग जी के ऊपर चला दिया है, जिसकी वजह से वांग जी का दिमाग अब उसके काबू में नहीं रहा और बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें सोचने लगा है। वांग जी का दिमाग तो काम करना ही बंद कर चुका था। वांग जी ने सोच लिया था कि वो अपना बदला ज़रूर लेगा, क्योंकि कुछ भी हो, ये प्राणी कितना भी अच्छा क्यों ना हो, पर वांग जी ने अपने ज़िंदगी का बचपन खो दिया है, उसके माता पिता खो दिए हैं, उसका अपना भाई खो दिया है, वो भी इस प्राणी की वजह से, तो वैसे मारेगा ज़रूर। वांग जी यही सोच में था, तब वो सायरन फिर से उसके पास आता है। इस बार वो उसके लिए कुछ लेकर आया था। एक पत्ते में कुछ तो था। वांग जी उसे देखता है तो वो कुछ अलग सी चीज़ थी, कुछ लाल सी चीज़, जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। छोटे छोटे लाल लाल से गोले थे। वांग जी को लगा कि ये शायद लाल मोती हैं, तो वांग जी उनमें से एक उठाता है और उसे देखने लगता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि ये क्या चीज़ है। तो वो सायरन उससे बोलता है, ये खाना है, तुम्हें लगेगा अच्छा बहुत। वांग जी उस सायरन की बात सुनकर हैरान था। लाल मोती को खाया जाता है? तो वांग जी जो बस अपनी आंखें खोलकर देखता रहता है, फिर वो पूछ ही लेता है, क्या ये लाल मोती है? ये सुन करके वहाँ बैठे हर एक व्यक्ति वांग जी की तरफ देखने लगा, और वो सायरन जो अपने हाथ में वो लिया हुआ था ना पत्ता, जिसमें वो लाल रंग का कुछ था, वो सब कुछ नीचे गिर गया और वो सायरन थोड़ा पीछे हट गया। उसकी आंखों में डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसने डरते हुए कहा, चाहिए क्यों लाल मोती तुम्हें, करोगे क्या उसका तुम? वांग जी बस देखता रहता है। अब वो क्या जवाब दे। वो कहता है, मैंने सुना है उसके बारे में, बस देखना था। ये सुन करके वो सब लोग थोड़ा सा गहरी सांस छोड़ते हैं, साथ में विंग नाम का सायरन भी। और इसके बाद में विंग जो वांग जी के पास आके कहता है, लेना नहीं नाम उसका दोबारा, वो चीज़ नहीं तुम्हारे लिए। वांग जी को हैरानी होती है, उसके लिए नहीं है, पर उसने तो यही सुना था। सायरन जिससे प्यार करता है वो उसे प्यार की निशानी के तौर पर वो लाल मोती दे देता है, तो फिर उसे क्यों नहीं मिल रहा है वो लाल मोती? उसे चाहिए। अगर उसे मिलेगा नहीं तो वो कैसे यकीन करेगा कि सायरन उससे बहुत प्यार करने लगा है। सच में ये बहुत ज़्यादा हो गया था। उसे अब समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कैसे सब कुछ करे, कैसे करेगा सब कुछ। वांग जी सोचते हुए उस सायरन के और ज़्यादा करीब जाने लगा और उससे बातें करने लगा, जो उसने इस दिन से पहले कभी नहीं किया था। वो काम भी करने लगा, बहुत सारी बातें करने लगा। वो सायरन जैसे गाने में बातें करता तो वांग जी उसे शब्दों में जवाब देने लगा। हालांकि वांग जी को बोलते हुए प्रॉब्लम होती है, फिर भी वो दो तीन शब्द करके उस सायरन को अपना जवाब ज़रूर देता था, जिससे वो सायरन इतना खुश होने लगा कि हर तरफ वो नाचता गाता हुआ घूमता था और नदी में बार बार तैरता था और काफ़ी बार वांग जी को अपनी पीठ पर बैठा करके घुमा लाया करता था। वांग जी को बहुत अच्छा महसूस होने लगा और देखते ही देखते कब उसे 10 दिन का समय गुजर गया पता ही नहीं चला। वांग जी को महसूस हो रहा था कि कुछ गलत है उसके साथ। उसे इतना अच्छा लग रहा है कि वो अपना मकसद भूल चुका है। वांग जी भूल गया था कि वो यहाँ किस लिए आया था, सब कुछ भूल गया था और उन लोगों के बीच में बहुत हंसी खुशी से रहने लगा था। वहाँ के छोटे छोटे बच्चे थे जिन्हें वांग जी अपनी गोद में उठाकर अक्सर उछाल दिया करता था और वो लोग हंसा करते थे। कुछ ही दिन हुए हैं वांग जी को यहाँ आए हुए, लेकिन उसे यहाँ घर जैसा महसूस होने लगा। वो जैसे यहाँ खो गया था, क्योंकि यहाँ की जो एनर्जी है वो बहुत साफ थी, जिसके चलते वांग जी के मन में जो नेगेटिव भावनाएं थी, नकारात्मक भाव उत्पन्न हुए थे, वो सारे धुल से गए थे और वांग जी उन सारी बातों को एक तरीके से भूल गया था। और यहाँ की ख़ास बात ये है कि किसी के मन में कितना ही बड़ा घाव क्यों ना हो, वो इस जगह पर आकर और इन लोगों के बीच रह करके भर जाया करता है। वांग जी के साथ भी वही हो रहा था। उसके मन में इतने सालों से पड़ी हुई नफरत बस 10 दिन में पूरी तरीके से जैसे ख़त्म सी हो गई थी, क्योंकि अब वांग जी को याद ही नहीं रहा कि वो यहाँ आया किस लिए था। और इसी तरह एक शाम जब वांग जी और विंग एक साथ बैठे हुए थे,
विंग जो अपने टेल को पानी में एकदम घुमा रहा था, वांग जी को कुछ मस्ती सूझती है जो उसने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं किया। वो उस तरीके से विंग को परेशान करने के लिए अपने हाथ में पानी लेता है और विंग के फेस पर उछटा देता है। विंग बस एक टक वांग जी को देखने लगता है अपनी नीली आंखों से। वांग जी अपनी सिल्वर आइज से उसे देखने लगता है और हल्की सी स्माइल करता है। वो कोई बड़ी स्माइल नहीं थी, लेकिन काफ़ी बड़ी स्माइल थी विंग के लिए, क्योंकि इन 10 दिनों में उसने एक बार भी इस इंसान को, जिसका नाम लान वांग जी उसने बताया है, कभी नहीं मुस्कुराया। ये सोचते हुए वो सायरन तुरंत उछल जाता है। उछल करके वो पानी में एकदम डुबकी लगा देता है और वांग जी उसे देखने लगता है कि ये कहीं चला तो नहीं गया। तभी जैसे ही वो सोच रहा था कि पानी में कूदे, तभी वो सायरन एकदम अपने दोनों को हाथों को मिलाकर एकदम ऊपर की तरफ उठाकर एकदम से उछलता है और वांग जी के सर के ऊपर से निकल करके दोबारा पानी में कूद जाता है। ऐसे करतब वो लगभग 5 से 6 बार दिखाता है और घूमते घूमते वांग जी के पास आकर कहता है, तुम खुश हो आज, बड़े मुस्कुराए मेरे लिए। वो बहुत खुश था, बहुत ज़्यादा खुश। वांग जी भी हल्का सा स्माइल करते हुए बोलता है हाँ। विंग फिर और खुश हो जाता है। साथ ही वो वांग जी को उठा लेता है। मतलब यहाँ पर विंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, तो वो वांग जी को उठा ही लेता है। उठा करके वो पानी में उसको इधर खड़ा कर लेता है और वांग जी के कमर को पकड़ लेता है, साथ ही उसके हाथ को पकड़ के और नाचने लगता है बहुत अच्छे तरीके से। और खुशी के गीत वो गुनगुनाने लगता है, गाने लगता है, वांग जी के साथ नाचने लगता है। खुशी से यूँ नाच रहा हूँ, तू पास है मेरे ये जान रहा हूँ, खामोशी को तेरी मैं पहचान रहा हूँ, तेरे साथ के स्नेह सांस को मैं पाल रहा हूँ, मैं खुशी से यूँ नाच रहा हूँ, तू पास है मेरे ये जान रहा हूँ। वो पानी में बस घूमे जा रहा था। वहाँ पर जो लोग थे वो भी उन्हें देख रहे थे और खुश हो रहे थे। वो लोग भी अचानक से पानी में कूदने लगे। वांग जी ने इन लोगों को बदलते हुए, जैसे ये लोग जो इंसानों की तरह पैर लिए हुए थे, इन लोगों को बदलते हुए नहीं देखा था। ये लोग भी अचानक से आधा मछली और आधा इंसान बन गए। लेकिन ये लोग इस सायरन से काफ़ी ज़्यादा अलग थे। जहाँ पर भी वुशियान मतलब विंग इतना बड़ा सायरन है कि वांग जी जैसे 2 समा जाएंगे। साथ ही वो दिखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। उसके बाल काफ़ी घने सफ़ेद और उसकी त्वचा एकदम सफ़ेद मुलायम मखमली है और उसके हाथ इंसानों की तरह, उसने पहले दिन देखे थे पर आज इंसानों की तरह नहीं है। अब इंसानों की तरह नहीं है बल्कि मछली की तरह ही है। उसके बदन पर काफ़ी सारे निशान हैं जो मछलियों की तरह हैं। इसके अलावा उसके गले में भी मछली वाला एक निशान है। यही सब कुछ अलग है और इसके कान बहुत बड़े बड़े हैं। दूसरी तरफ जो लोग अभी अभी बने थे ना इस प्राणी की तरह, वो लोग अलग दिख रहे थे। उन लोगों का आकार छोटा था, उनकी टेल अलग तरीके की थी जिनमें धारियाँ बनी हुई थी। साथ ही उनके हाथ इंसानों की तरह थे और उनके अपर हाफ बॉडी इंसान की तरह और आधी नीचे वाला जो बॉडी है वो मछली की तरह था। उनके बाल काफ़ी घने काले लंबे थे और उनके कान हल्के से बड़े थे, पर हाँ इस सायरन से काफ़ी छोटे। तो वांग जी उनकी तरफ देखता है और विंग की तरफ देखते हुए पूछता है, ये लोग? सायरन जो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, ये है नहीं मेरी तरह, इनका नाम कुछ और है भला, तुम जानते नहीं इनको शायद, पर इनका अपना वजूद है। विंग की बात सुनकर वांग जी को थोड़ा शक होता है, तो वो पूछ लेता है कि ये लोग हैं कौन? ये कौन है? ये है आधा मछली आधा इंसान के जैसा, मारना काम नहीं जिनका, मरमेड नाम है इनका। वांग जी सुनकर बहुत हैरान था। मरमेड? ये तो उसने कहानियाँ सुनी थी कि मरमेड होती है, पर क्या सच में? और ये मरमेड जैसे हैं और ये सायरन है? तो वांग जी के दिमाग में एक और सवाल आता है, तो वो पूछ लेता है, दोनों में अंतर क्या है, तुम में और इनमें? कहा मैंने अभी था तुम्हें, मारना काम नहीं इनका, मरमेड नाम है इनका, मैं लोगों की जान लेता हूँ। ये बोलते हुए विंग जो हल्का सा उदास हो गया था, वांग जी को तुरंत अपने दिमाग में कुछ जैसे याद आ गया था, जैसे अलर्ट हो गया था। वो उसकी जो स्माइल थी वो फीकी सी पड़ती जा रही थी।
विंग के अगले शब्द थे, इनकी जान बचाना काम है मेरा, परिवार हूँ मैं इनका, मुखिया हूँ। विंग ऐसा कहता है और बिल्कुल चुप हो जाता है। वांग जी को कुछ चीज़ें समझ आई थी, वो ये कि ये इन लोगों को बचाने के लिए जो विंग है वो इंसानों को मार देता है, क्योंकि वो यहाँ आने की कोशिश करते हैं और उसे लगता है कि इंसान इन्हें आकर खतरा पहुँचाएंगे और हो सकता है इन्हें मार कर खा भी जाएं। इसलिए वो इन मरमेड को बचाने के लिए इंसानों को मार डालता है। वांग जी को पूरी बात समझ आया कि आखिर ये सब प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुआ है। शायद उसके घर वाले और बाकी सेक्ट के लोग यहाँ आए होंगे और इसे लगा होगा कि वो लोग इन लोगों को पकड़ने के लिए आए हैं, इसलिए इस सायरन ने उन सबको मार दिया। वैसे ये सायरन उनसे बात कर सकता था, अगर करता तो वो लोग कभी इसे नुकसान नहीं पहुंचाते। जितना वांग जी को याद है, उसके माता पिता, उसका भाई, हर कोई बहुत ज़्यादा काइंड इंसान थे, बहुत अच्छे थे, तो कोई भी इसे मारता नहीं और ना ही इन लोगों को नुकसान पहुंचाता। वांग जी को बहुत कुछ याद आ गया था और वो एकदम उदास हो गया था। विंग जो फिर से वांग जी को ले जाकर उस चट्टान पर बिठा देता है और कहता है, हंसी तुम्हारी गायब क्यों हो गई, क्या कोई मेरी बात जो तुम्हें चुभ गई। वांग जी अपना सर ना में हिला देता है और चुपचाप बैठा रहता है। विंग जो कुछ देर के लिए गायब हो गया, कुछ टाइम बाद जब वो वापस आया तो वो वांग जी के लिए ढेर सारे फल लेकर आया था। वांग जी हल्का सा मुस्कुराते हुए उन फलों को खाने लगता है। वांग जी को याद आ गया था अपना मकसद, पर फिर उसे याद भी आया कि ये जो प्राणी है ये कितना मासूम सा है, कितना अच्छा है ना। वांग जी का पर कितना भरोसा कर रहा है, उसे अपने लोगों से मिलवा रहा है जिनकी ये रक्षा करता है। पर वांग जी अपने दिमाग में बहुत श्योर था कि वो इसे मारेगा और इन लोगों की रक्षा वो खुद कर लेगा, लेकिन उसके दिमाग में ये भी था कि वो कैसे मारेगा, इन्हें नहीं मार सकता। वांग जी सोचता है जो होगा देखा जाएगा, फिलहाल वो कुछ ये पल जो उसकी ज़िंदगी में है ना, इन्हें जीना चाहता है और इन्हें एंजॉय करना चाहता है। ये सोचते हुए वांग जी अपने दिमाग में जो बाकी के थॉट्स थे उन्हें साइड रखता है और उन फलों को खाने लगता है। साथ ही उस मरमेड को, मतलब उस सायरन को खिलाने भी लगता है। ऐसे देखते देखते 5 दिन और बीत गए। अब पूरे 16 दिन हो चुके थे वांग जी को यहाँ आए हुए। वांग जी को अब बहुत ऐसी टेंशन सी हो गई थी कि अब क्या होगा, क्योंकि विंग सुबह से गायब था। वांग जी उसे ढूंढने के लिए जाने वाला था, लेकिन उसने देखा कि विंग जो है वो तैरते हुए काफ़ी खुशी में वहाँ से आ रहा है दूसरी तरफ से। वांग जी के पास आकर के वो मरमेड वांग जी को बस गले लगा लेता है और वांग जी के हाथ को पकड़ के कहता है, बैठोगे मेरे पीठ पे तुम एक बार और लेकर जाना है तुम्हें कहीं और। वांग जी खुशी खुशी विंग के पीठ पर बैठ जाता है, क्योंकि विंग इतना खुश दिख रहा था ना, वांग जी को मन ही नहीं कर रहा था कि उसे मना कर दे। तो विंग उसे अपनी पीठ पर बिठाता है और घुमाने ले जाता है। वो घूमते घूमते काफ़ी दूर तक निकल आए थे। तब विंग को कुछ एहसास होने लगा। उसने वांग जी को देखा, वांग जी ने उस सायरन को देखा। विंग जिसने कहा, कुछ है ठीक नहीं यहाँ, कोई आया और है मेरे यहाँ, मेरे घर में कोई और आने सा लगता है, ऐसा लग रहा है कोई और मुझे देख रहा है। वांग जी उस सायरन को तरफ देखता है और कहता है, कौन? अंदाजा लगा सुगंध से है, कोई और इंसान आया मेरे घर पे है। ये बोलते हुए वो सायरन पीछे मुड़ गया और वापस जाने लगा। वांग जी अभी भी उसकी पीठ पर था। वांग जी को महसूस तो हो रहा था कि ये कौन हो सकता है, फिर भी वो यकीन नहीं करना चाह रहा था। ये सोचते हुए वो बस वहाँ बैठा हुआ था चुपचाप से। वांग जी को जो एहसास हो रहा था वही सब कुछ था। विंग जो वहाँ अपने घर पर पहुँचा पहले, जहाँ पर वो सारे लोग रहते हैं, जहाँ पर वो लोग भी डरे हुए थे, उन्हें भी जैसे महसूस हो गया था कि कोई तो आया है, क्योंकि इन लोगों की सूंघने की क्षमता कई गुना ज़्यादा है। दूर से ही सूंघ के बता सकते हैं कि कोई इनके इलाके में अनजान प्राणी आया है। विंग वांग जी को लेकर अब उस जगह पर पहुंचा जहां पर वांग जी और विंग पहली बार मिले से। उस चट्टान पर पहुंचने के बाद विंग ने वांग जी को वहीं बिठा दिया और वो आसपास देखने लगा। विंग ने वांग जी की तरफ एक बार देखा, क्योंकि उसे पता है अगर उसने अब गाना गाया तो ये इंसान भी उसके अंदर जैसे खो जाएगा। इसलिए विंग जिसने कहा, थोड़ा पानी में डूब जाओ कुछ समय के लिए, मेरी आवाज़ से दूर हो जाओ,
हो जाएगा खतरनाक तुम्हारे लिए, सुन लिया तुमने जो गीत मेरा। वैसे तो विंग को पता था कि वांग जी के ऊपर उसके गाने का असर नहीं होता है, क्योंकि पिछली बार भी नहीं हुआ था, लेकिन उसे डर लग रहा था अगर हो गया तो ये पागल हो जाएगा, क्योंकि उसका गाना सुनने के बाद में हर कोई पागल ही हो जाया करता है। वो अपने दिमाग के संतुलन खो बैठता है। वांग जी को विंग ने समझाया कि वो पानी में जाए, पानी में उसके गाने का असर नहीं होगा। तो वांग जी एक गहरी सांस लेता है और पानी में डुबकी लगा देता है। वो देखना चाहता है कि आखिर हो क्या रहा है। पानी में रहते हुए वांग जी देख रहा था और वो सायरन फिर से एक बार वो गाना गुनगुनाने लगा था। वांग जी उस गाने को सुन रहा था, उसे साफ साफ वो गाना सुनाई दे रहा था, लेकिन उस गाने का वांग जी पर कोई असर नहीं हो रहा था। जो वो मनमोहित करने वाला एक अलग सा धुन था जो पहले उसे सुनाई दे रहा था ना, जब वो पहली बार आया था हल्का हल्का सा, वो नहीं सुनाई दे रहा था। बस उसे वो गाने के बोल सुनाई दे रहे थे, जिसकी वजह से उस गाने का असर वांग जी पर नहीं हो रहा था। मेरे सुरों में बसी है तेरी यादों की परछाई, मेरे गीतों की धुन में तेरी रूह है समाई, मेरे सुरों की छाँव में तुम्हें मिलेगा सुकून, मेरे गीतों की राह पर छुपा है तुम्हारा जुनून, मेरे सुरों की लहरों में तुम बहते जाओ, मेरे गीतों की गहराई में अपना अक्षर पाओ, मेरे गीतों के सरगम में तुम्हें मिलेगा अपना जहां, मेरे सुरों की धुन पर थम जाएगा सारा समा, मेरी आवाज में खो जाओ, मेरे सुरों में रम जाओ, मेरे पास आओ, तुम सारी चिंताओं से मुक्त हो जाओ, तुम खुद को भूल जाओगे और मेरे पास आकर तुम सारे दर्द से मुक्त हो जाओ। वो गाना जब खत्म हुआ तब वांग जी ने देखा कि वहाँ पर काफ़ी सारे लोग खड़े हैं उस पानी में, नदी के एकदम किनारे पर, जहाँ पर हल्का हल्का पानी उनके पैरों को छूकर जा रहा है। वहाँ पर उसके शूशु और बाकी सारे सेक के लोग, जहाँ पर वो देख सकता है जुन जुशवान भी खड़ा है, जियांग चेंग भी खड़ा है और काफ़ी सारे सेक के लोग भी खड़े हैं। सारे सेक के सेक लीडर, डिसिपल्स और काफ़ी सारे बड़े लोग वहाँ पर खड़े हुए हैं। लान सेक के भी काफ़ी लोग खड़े हुए हैं। वांग जी उन्हें देखे जा रहा था एकटक। उन पर इसकी आवाज़ का असर हो चुका था। विंग जिसने वांग जी की तरफ देखा और अपना हाथ बढ़ा दिया। वांग जी ने विंग का वो मछली वाला हाथ पकड़ा और ऊपर उठ गया और उसके पास चट्टान पर आकर बैठ गया। वो उन लोगों को देख रहा था। वांग जी ने कहा, क्या तुम इन्हें मुक्त कर सकते हो? ये लोग बुरे नहीं हैं, मैं जानता हूँ इन्हें। अगर तुम भरोसा करते हो मुझ पर तो। ये सुनने से पहले ही, पूरा कंप्लीट होने से पहले ही, उस सारा ने वांग जी के माउथ के ऊपर अपने वो गीले वाले हाथ रख दिए, क्योंकि अभी अभी वो पानी में गया था ना, इस वजह से। और उसके मछली वाले हाथ भी थे। उसे रख करके वो एकटक अपनी नीली आंखों से वांग जी की आंखों में देखते हुए कहता है, बात विश्वास की नहीं, बात एहसास की है। ये लोग जानते हैं तुम्हें, इसमें शक नहीं कोई मुझे, पर क्या ये मानेंगे मुझे दोस्त अपना, और देंगे नहीं मुझे कोई छलावे का सपना। वांग जी आश्वासन करता है कि इन लोगों को वो समझाएगा और ये लोग किसी भी सूरत में जो विंग के अपने लोग हैं उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। विंग वांग जी पर भरोसा करते हुए अपने गाने से उन लोगों को आज़ाद करता है। जैसे ही वो लोग आज़ाद होते हैं तो सब लोग, जहाँ पर लान चरण खड़ा है, वो एकटक
अपने नेफ्यू को देखता है जो कि उस सायरन के बिल्कुल पास बैठा हुआ है। उन दोनों के हाथ एक दूसरे के में इंटरवाइन है और वांग जी जो एकटक विंग की आंखों में देख रहा है। लान चरण चिल्लाते हुए बोलता है, लान वांग जी। वांग जी जो अपने होश में आया यह आवाज़ सुनकर और सीधे देखने लगा। वांग जी देखते हुए ही उस सायरन को देखने लगा। वो सायरन वांग जी का हाथ पकड़ता है, कहता है, जा रहे हो तुम कहाँ? कहा तो तुमने तो कि धोखा नहीं, रुको साथ मेरे, डर लगता है मुझे। ये सारे शब्द वहाँ खड़े हर एक व्यक्ति को समझ आए थे। लान चरण स्मृत कर रहा था। उसे समझ आया कि ये सायरन सच में वांग जी के प्यार में पड़ चुका है। वांग जी अब इसे उन सबके सामने मार डालेगा। चरण तो यही सोच रहा था। इसी सोच के चलते वो एक डेविल स्माइल दे रहा था और एक टक वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी अब एक बहुत बड़े धर्म संकट या कहो दुविधा में फंस चुका था। एक तरफ वो सायरन के विश्वास को तोड़ना नहीं चाहता था, दूसरी तरफ उसके अंकल खड़े थे जिन्होंने उसे बचपन से यही बात सिखाई है कि कैसे उसे उस विंग नाम के सायरन से अपने माता पिता की मौत का बदला लेना है, जिसके चलते अब तक वो जी रहा था। वो अपनी ज़िंदगी का मकसद वो ऐसे नहीं भूल सकता। वांग जी जिसने अपने आप से कहा कि वो एक बार कोशिश कर सकता है सबको सब कुछ समझाने की कि इसमें सायरन की कोई गलती नहीं है। वो जानता है उसने अपने माता पिता को खो दिया है, लेकिन अब वो इसे धोखा देकर के अपने मन में अपने आंखों के सामने गिरना नहीं चाहता। और ये देखकर कि उसके बेटे ने मतलब उसके माता पिता जब वांग जी को हेवन से देखेंगे और ये देखेंगे कि वांग जी एक मासूम जानवर की जान ले रहा है, वो भी इसलिए क्योंकि उसने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी की जान ले ली, तो वो लोग क्या सोचेंगे। वांग जी को ये चीज़ सही नहीं लग रही थी। उसे अपने मन में कहीं ना कहीं एक लग रहा था कि वो गलत कर रहा है। इसलिए वांग जी खड़ा होता है और सीधे अपने शुशु की तरफ जाने लगता है। दूसरा वो सायरन वांग जी के पीछे पीछे हल्के से आ रहा था। वांग जी और उस सायरन का हाथ अभी भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। जैसे ही वो सायरन वांग जी के पीछे पीछे आ रहा था, सब लोग अपना तीर कमान लेकर खड़े हो गए थे। किसी ने अपनी तलवार निकाल ली थी तो किसी ने अपने तीर कमान ले लिए थे, एक दिशा में साध लिए थे। वांग जी अपने शुशु से थोड़ी दूर खड़ा हो जाता है और कहता है, शुशु मेरी बात सुनिए। पर लान चरण वांग जी को घूर कर कहता है, क्या सुनूं तुम्हारा? तुम्हें किस काम के लिए भेजा था? वो काम अब तक हुआ क्यों नहीं? और ये जिंदा क्यों है? विंग जो वांग जी के पीछे एकदम छुप जाता है। उसे डर लग रहा था। कभी भी विंग इस तरीके से इंसानों के सामने नहीं आया है। वांग जी वो पहला इंसान था जो अपने होश में रहते हुए विंग के सामने था, और उसके बाद में अब इतने सारे लोग उसके सामने हैं अपने होशो हवास में। विंग को लेकिन वांग जी पर भरोसा है। वांग जी ने कहा है ना कि उसे कुछ नहीं होगा, तो सच में कुछ नहीं होगा। विंग इसी के चलते वांग जी के पीछे ही खड़ा रहा। दूसरी तरफ वो लोग जो सायरन को देखकर ही उनकी आंखों में गुस्सा उमड़ आया था, क्योंकि उनके माता पिता, उनके भाई बंधु जितने भी लोग मारे गए थे सालों पहले, उनकी यादें उनकी आंखों में जैसे एकदम से अचानक आ गई थी। तो वो लोग अपने तीरों से हमला करने लगे। जो वांग जी सामने खड़ा था उसके हाथ पर भी एक तीर लगा। वो सायरन तुरंत ही हवा में उड़ जाती है वांग जी को लेकर और आसमान में छलांग लगाकर नीचे आता है, और उसकी पूंछ में भी एक तीर लग गया था। वांग जी उस तीर को निकाल लेता है। उसके उस टेल से फिर नीले रंग का एक पदार्थ निकलने लगता है। शायद वो इस सायरन का खून था। वांग जी उसे देखता है और उसे बंद करने की कोशिश करता है। वो सायरन चीख भी रहा था, उसे बहुत दर्द हुआ था। इन तीरों में किसी प्रकार का कोई पदार्थ या कहो कोई जहरीला लिक्विड लगाया गया है, जिसकी वजह से सायरन के टेर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। वो सायरन मतलब विंग बस अपनी आंखों में आंसू लिए वांग जी को उम्मीद लगाई नज़रों से देख रहा था। वांग जी कैसे इस उम्मीद को तोड़ सकता है उसे समझ ही नहीं आ रहा था, जिसके चलते वो सायरन के सामने आके खड़ा हो गया। तब लान चरण जिसने कहा, तुम भूल रहे हो वांग जी, इसने तुम्हारे माता पिता को मार दिया, मेरे भाई को, मेरे छोटा सा नेफ्यू, उसकी क्या गलती थी बताओ? तुम इसे बचा रहे हो। तुम अपने भाई के बारे में भूल गए हो, अपने माता पिता के बारे में भूल गए हो। वांग जी अपना सर झुका लेता है, उसे याद है। तब लान चरण उसे याद दिलाता है कि कैसे वांग जी ने बचपन में ये कसम खाई थी कि या तो वो जिंदा रहेगा या फिर वो सायरन। तो फिर वांग जी अपनी बातों से कैसे मुकर गया,
क्या इस सायरन ने उसे अपने अपने शब्दों के जाल में फंसा लिया है, अपने गीतों की सरगम में इसे बांध लिया है। वांग जी अब यह सुनता है तो वो एकदम हक्का बक्का होकर वहीं बैठ जाता है, क्योंकि उसे सच में समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। ना तो वो अपनी कसम तोड़ना चाहता है और ना ही अपने हाथों से उसे मार सकता है सायरन को। जब सायरन ये सुनता है कि उसने इतने सारे लोगों की जान ली है तो वो वहीं पर खड़ा रह जाता है, जो कि बात सच भी है। उसने सच में काफ़ी लोगों की जान ली थी। सायरन यानी विंग अपने दिमाग पे जोर डाल के सालों पहले की एक बात सोचने लगता है। सालों पहले जब वो छोटा सा बच्चा हुआ करता था, मतलब उसकी उम्र सायरन या समुद्री जीवों की उम्र में बच्चे जैसी थी, तब उसने देखा था, उसने सुगंध ली थी जब उसने देखा था कि काफ़ी सारे इंसान उनके इलाके की तरफ आ रहे हैं। तब उसके पिता, जिन्होंने सबसे कहा था कि उसकी माँ और उसके पिता जा करके उन लोगों को देख लेंगे और बाकी सबको यहीं रुकना है, विंग के हाथों में अपने पूरे उस एक कबीले की जिम्मेदारी, हम उसे कबीला कह सकते हैं क्योंकि वो एक समुद्री जीवों का झुंड था जो एक जगह पर बसेरा करके रह रहा था, उसकी जिम्मेदारी विंग के सर पर डालकर चले गए थे और उनसे कहा था कि विंग वहाँ पर ना आए। इसके बाद वो लोग वहाँ चले गए। विंग ने थोड़ी देर बाद अपने माता पिता को एक साथ गाना गाते हुए सुना था, वो गाना जो वो हमेशा विंग के लिए गाया करते थे और जिनमें विंग सुन करके सो जाया करता था। वो गाना शायद अब वो किसी और के लिए गा रहे थे, विंग को समझ आ रहा था। कुछ टाइम बाद विंग को वो आवाज़ आना बंद हो गई तो वो वहाँ जाता है। चुपके से विंग देख रहा था कि उसके माता पिता के सामने कितने सारे लोग घुटने टिकाए बैठे हुए हैं। वहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे भी हैं जो उसके जैसे दिखते हैं और काफ़ी सारे बड़े लोग भी हैं जो वहाँ बैठे हुए हैं और एकटक अपना सर झुकाए बैठे हुए हैं। दूसरे उसके माता पिता उन लोगों को देख रहे हैं। उसके माता पिता ने एक दूसरे से कुछ तो कहा और इसके बाद विंग ने वो देखा, वो मंजर जो वो आज तक भुला नहीं पाया है। उस दिन उसके माता पिता ने इतने सारे लोगों की जान ली थी, इतने सारे लोगों को मार दिया था। वो सारे लोगों का खून जो उस पूरे नदी में बह गया था, वो पूरी नदी को लाल कर दिया था। इसके बाद उसके माता पिता, जिन्होंने खुद को भी मार दिया था, या कहो वो सच में मर गए थे, क्योंकि इतने लोगों को मारने का जो गम था वो दोनों भुला नहीं पाए और उन दोनों ने एक दूसरे के दिल को खींचकर बाहर निकाल लिया। उनको वो दुख महसूस हुआ जो वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और वहीं पर अपना दम तोड़ दिया। विंग वहाँ उस टाइम पर पहली बार अपनी आंखों में आंसू लाने से कतरा रहा था, क्योंकि उसके माता पिता ने कहा था चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, विंग को कभी भी दुख में नहीं रोना है और इसके लिए उसे बहुत अच्छे तरीके से ट्रेनिंग भी दी गई थी। अपने माता पिता की मौत को देखते हुए भी विंग के आंखों में आंसू नहीं आ सकते थे, क्योंकि विंग पर जिम्मेदारी थी, उसके सारे लोगों को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी थी। इसके बाद विंग ने भी कई सारे इंसानों को मारा, बस इसलिए क्योंकि वो लोग उसके इलाके में घुस आते थे और उसे हमेशा डर लगता था कि इंसान कहीं आकर उन पर हमला न कर दे, उन्हें मार न डाले। उसके माता पिता ने उसे हमेशा यही बताया था कि इंसान बहुत बुरे हैं, वो लोग हमेशा हमेशा हमें मारने की कोशिश करते हैं और हमारे पीछे बस एक ही चीज़ के लिए पड़े रहते हैं और वो चीज़ उनके हाथ कभी नहीं लगनी चाहिए, कभी भी नहीं। ये सोचते हुए विंग जो वांग जी की तरफ देखने लगा, विंग जिसने हल्का सा स्माइल किया और वो बस एकटक वांग जी को देख रहा था। वांग जी जो पीछे मुड़ा और कहा, तुम चिंता मत करो, सब ठीक रहेगा। तभी लान चिरन जो पीछे से बोलता है, क्या ठीक रहेगा लान वांग जी? वांग जी पीछे मुड़ा, उसने कहा, आपको मौत ही चाहिए ना, तो क्यों ना मैं ही मर जाता हूँ। ऐसा बोलकर उसने अपने कपड़ों से खंजर निकाला। विंग जो वांग जी को रोक नहीं रहा था, वो बस उसे एकटक देख रहा था। सबको लग रहा था कि वांग जी अब खंजर निकाल कर सायरन को मारेगा। वांग जी सायरन के पास भी गया, उसके सीने पर उस खंजर को रखते हुए उसे हल्का सा प्रेस किया। विंग जिसने स्माइल किया और बस वांग जी के हाथ को तो हल्का सा प्रेस कर दिया, जिससे वो खंजर विंग के दिल में थोड़ा सा अंदर चला गया। वांग जी को जब ये महसूस हुआ ना कि वो क्या कर रहा है, वो तुरंत उस खंजर को बाहर निकाल लेता है और उसके हाथ कांपने लगते हैं। वांग जी अपने कांपते हुए हाथों में पकड़े हुए खंजर को देखता है और विंग की तरफ देखता है, जिसकी आंखों में आंसू नहीं हैं। वो बस मुस्कुरा रहा है, स्माइल कर रहा है वांग जी की तरफ देखकर। वांग जी ने तब ये देखा तो उसे कुछ समझ आया। उसने
अपने पीछे खड़े हुए इतने सारे लोगों को देखा और कहा, मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारा फ़ायदा उठाया है, पर जिस मकसद के लिए मैं बचपन से जिया हूँ, मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता, किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकता। तुम भले एक अच्छे जीव होगे, पर तुम जिंदा नहीं रह सकते, वरना मेरे माता पिता को कभी आराम नहीं मिलेगा। ये बोलते हुए वांग जी उस खंजर को अपने ही सीने में इंसर्ट कर देता है। वांग जी के दिल के आर पार वो खंजर जैसे ही होता है, वांग जी वहीं गिरने लगता है। वो सायरन मतलब विंग तुरंत आकर उसे पकड़ लेता है। विंग की टेल पर वांग जी का सर रखा हुआ था और विंग रोए जा रहा था, कंटिन्यूसली रोए जा रहा था। उसकी आंखों में आंसू था और वो गाते हुए वांग जी से अपने कुछ शब्द कहता है। मेरी गोद में तू बिलख रहा है, तू जानता नहीं मेरा दिल यूं बिखर रहा है। तेरी आँखों में मैं दुनिया अब धुंधली सी नजर आ रही है। तेरे बिना मेरे गीतों की धुन आपे सुरी सी हो जाएगी। तेरी हंसी मेरी खामोशी में अब गुम हो जाएगी। तेरी मुस्कान मेरी आँखों में अब एक याद बन जाएगी। तेरे मरते ही मेरी धड़कन भी थम जाएगी। वांग जी उन शब्दों को सुनने के बाद ही अपनी आंखें बंद कर लेता है। वांग जी मर गया। विंग जो वहीं पर इतनी जोर से चिल्लाता है, जैसे ही वांग जी की आंखें बंद होती हैं वैसे ही कि सब लोगों के कानों से खून निकलने लगता है। सब लोग वहाँ अपने घुटनों पर आ जाते हैं। विंग जो अब अपने सर पर हाथ रखता है, अपने माथे के बीच में अपनी इंडेक्स फिंगर को रखकर वहाँ पर हल्का सा प्रेस करता है, जिससे उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, एकदम लाल। वहाँ बैठा हुआ हर एक व्यक्ति, क्योंकि वो लोग घुटनों पर गिर चुके थे, वो लोग देख रहे थे ये मंजर कितना खतरनाक है। सायरन जो धीरे धीरे करके अब एक लाल मोती में बदलता जा रहा था, वो मोती बदल कर वहीं पर गिर गया और उस पानी में कहीं कहीं लुप्त हो गया। दूसरी तरफ वांग जी जो वहीं पर था। कुछ समय बाद वहाँ पर दोबारा वो सायरन अपीयर हुआ, लेकिन इस बार उसका पूरा शरीर नीला पड़ चुका था। उसकी टेल ही नहीं बल्कि उसकी हाफ ह्यूमन बॉडी भी पूरी नीली पड़ चुकी थी और वो भी वहीं पर दम तोड़ चुका था। उसकी आंखें एकदम खुली हुई थी, जो कि गहरे लाल रंग की थी। उसकी जीभ बाहर निकली हुई थी और हाथ पैर यूं ही पड़े हुए थे। वो हाथ जो कुछ मछली की तरह दिख रहे थे वांग जी के साथ रहते हुए, वो अब इंसान की तरह थे और उन हाथों के नाखून एकदम लाल और लंबे थे। वहाँ खड़ा हुआ हर एक इंसान अब उस लाल मोती को ढूंढने लगा था, पर उन्हें वो कहीं नहीं मिला। बजाय इसके उन लोगों को एक अजीब से फोर्स के साथ में उस जगह से बाहर फेंक दिया गया था। वांग जी की बॉडी और सायरन की बॉडी वहीं पर पड़े हुए थे, लेकिन बाकी लोगों को उस जंगल से एकदम अचानक से फोर्स ने बाहर फेंक दिया था। हेलो एवरीवन, आई नो ये काफ़ी सैड एंडिंग है, बट यहीं पर एंड है इस स्टोरी का। बस इसमें थोड़ा सा डाउट रहेगा कि विंग वो उस मोती का क्या करके आया है। वो मोती असल में एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल चीज़ है, जिसके लिए हर कोई इनके पीछे पड़ा हुआ था। पिछली बार जो लोग यहाँ आए थे, कई लोग उनमें से वो थे जो उस मोती के लिए आए थे, कई बस मरमेड को देखने के लिए आए थे,
कई लोग इस जंगल में नाइट हंटिंग के लिए आए थे और कई लोग यहाँ बस सेलिब्रेशन के लिए आए थे, और इसी चक्कर में वो लोग भूल गए कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। विंग के माता पिता ने एक दूसरे को मार दिया। इसके चलते उन्हें इतना दुख हुआ कि वो मर गए। विंग के सामने उसका प्यार मरा, इसके चलते विंग को दुख हुआ। अगर विंग का प्यार वांग जी उसे खंजर मारता तब भी विंग नहीं मरता, क्योंकि उसे दुख नहीं होता, दर्द नहीं होता, क्योंकि सायरन सच्चा प्यार करते हैं। इसलिए ये कभी नहीं हो पाता। वांग जी ने खुद को मारकर विंग को भी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। विंग ने उस मोती को ले जा करके वहाँ रख दिया था जहाँ उसकी सही जगह थी, और इसके बाद में वो जगह हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित भी हो गई। अब कोई वहाँ जा नहीं सकता, कोई और बाहर का व्यक्ति उस जगह पर आ नहीं सकता। अब आप कहोगे विंग और वांग जी की बॉडी का क्या होगा? तो वहाँ पर रहने वाले लोग हैं, वो उनकी बॉडी को ले जाते हैं और ले जा करके संदूक में एक साथ बंद कर देते हैं, उनका फ्यूनरल करते हैं और उनकी आखिरी इच्छा समझते हुए उन दोनों को वहाँ के रिचुअल्स के हिसाब से मैरिड डिक्लेयर कर देते हैं। यहाँ पर इस कहानी का अंत होता है। आपको जैसा भी ये कहानी लगा हो आप लोग मुझे बता सकते हैं, एंड फिर आपसे मिलूँगी एक नई कहानी के साथ में। और अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं वैसे तो मैंने इस स्टोरी को कंपटीशन के लिए बनाया है, लेकिन अगर आप लोग डिमांड करोगे, जैसे अगर 100 कमेंट्स आया इसके ऊपर कि आपको इसका सेकंड सीज़न चाहिए हैप्पी एंडिंग में, तो मैं ज़रूर लेकर आऊँगी। और अगर नहीं आया तो आई एम सॉरी गाइस, मैं नहीं लेकर आऊँगी। ये स्टोरी फिर यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। तो चलो फिर हम मिलते हैं आपके रिस्पॉन्स पे, और अपना आप लोग बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा और रोना बिल्कुल मत। बाय बाय।